मैम प्रेमचंद के फटे जूते हैं ये। प्रेमचंद के फटे जूते अच्छी स्टोरी है। हमें बहुत कुछ सीखने को भी इसे, मतलब वैसे तो हर चैप्टर कुछ ना कुछ सिखाता ही है हमें। हरिशंकर परसाई का मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जनामी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय में एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य किया, मतलब अपनी पढ़ाई करने के बाद कुछ टाइम तक उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। सन 1947 में स्वतंत्र लेखन करने लगे और जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। तो आप ऊपर डाल सकते हैं, इनका जन्म डाल सकते हैं सन 1922 में, और इनका निधन जो हुआ था, निधन मतलब समझते हैं ना, मृत्यु, वो हुई थी 1995 में। ठीक है, आगे है हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। अग्रणी का मतलब होता है सबसे आगे, अग्रणी मतलब सबसे आगे। परसाई जी की कृतियां में हंसते हैं रोते हैं, कृतियों का मतलब है जो जो रचना इन्होंने की उन रचनाओं के नाम बताए गए हैं। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह, ये सारे कहानी संग्रह यानी कई कई सारी कहानियां इसके अंतर्गत है। रानी की नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, समाज सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह। ये इसके निबंध संग्रह है। ठीक है, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग संग्रह, ये सारे इनके व्यंग संग्रह हैं। ठीक है, उल्लेखनीय हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतविरोध और बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों में शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह हुआ है। यानी उनके जितने भी लेख लिखे गए, जो जितने भी उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध लेखन किया है, उसके अंतर्गत उन्होंने क्या बताया है कि भारतीय जीवन में जो पाखंड है, पाखंड मतलब दिखावा, झूठ, भ्रष्टाचार है, उनका एक तो अंतर्विरोध है, साथ में बेईमानी आदि पर, और उन्होंने जो भी लिखा जिन पर व्यंग कसा गया, वो बेईमानी आदि चीज़ों पर लेकर के उन्होंने अपने लेख लिखे। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। व्यंग का मतलब तो आप समझते हो ना, कटाक्ष रूप से कहना किसी को, जैसे कमेंट्स पास करना बोलते हो आप, है ना। तो वो चीज़ इनके जो व्यंग जितने भी लेख लिखे गए हैं, उन लेखों के अंतर्गत जो है परिवर्तन की चेतना, यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने की चेतना, मतलब वो जागृत करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थित दर्ज कराता है, और सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। परसाई जी की बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी उनकी जो भाषा है वो सामान्य है, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मात्रा क्षमता बहुत बढ़ जाती है। प्रेमचंद के फटे जूते, अब इस चैप्टर से रिलेटेड लिख रहे हैं कि प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में, अब देखिए ये जो हमारा है, अगर आपसे पूछा जाए कि कहानी है, उपन्यास है या निबंध है, तो हमें ये पता है कि यह निबंध विधा है। जो ये चैप्टर है वो निबंध है। परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक, अंतर्भेदी यानी आपके अंदर के मर्म को जानने वाला, समझने वाला, सामाजिक दृष्टि की विवेचना करते हुए, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग किया है। दिखावे की प्रवृत्ति का मतलब समझते हो क्या होता है? दिखावे की प्रवृत्ति यानी अपने आप को दिखाना, अपने आप को अच्छा दिखाना। तो ऐसा इसके ऊपर, इस प्रवृत्ति मतलब आदत, इस पर व्यंग किया गया है। देखिए यहाँ हमारा शुरू होता है प्रेमचंद के फटे जूते। अब प्रेमचंद कौन है ये तो पता है आपको। ये सारी जो जानकारी दी गई थी ऊपर हमने पढ़ी, वो किसके बारे में पढ़ी? प्रेमचंद के बारे में या हरिशंकर
परसाई के बारे में? मैम हरिशंकर परसाई। हरिशंकर, क्योंकि लेखक के बारे में हमने जानकारी की, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो लेखक ने जिस पर चैप्टर लिखा है, हमारा ये निबंध लिखा है, वो है हमारा प्रेमचंद। तो प्रेमचंद भी कौन है, जानते हैं प्रेमचंद? बताइए। यस मैम। कौन है? मैम क्षितिज के चैप्टर नंबर 1 में उनका नाम लिखा है, प्रेमचंद ने लिखी थी वो कहानी। तो नाम से नहीं बेटा, वो भी एक लेखक हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार है, निबंधकार हैं, ठीक है, लेखक रहे हैं वो भी। जिस तरह से हमारे और लेखक हैं, कवि हैं, उसी तरह प्रेमचंद भी लिखे। तो प्रेमचंद के बारे में ये कहानी कही गई है, मतलब बताया गया है निबंध के द्वारा। हाँ बताइए बेटा। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर मेरी 6 होगा, देखिए। यस मैम 6 ही है है ना, क्षितिज बुक में चैप्टर नंबर 6 होगा आपके गद्य भाग में, पद्य में नहीं, गद्य भाग में। अब देखिए, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है और गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बताती हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के किसी एक चित्र को लेकर के, चित्र यानी फोटो को लेकर के उन्होंने जो फोटो खिंचवाई, उसके ऊपर ये पूरा निबंध आधारित है। लेकिन केवल उस फोटो के माध्यम से उन्होंने उनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में हमारे सामने चर्चा की है, ठीक है। जब उन्होंने उनका एक चित्र देखा, चित्र मतलब एक उनकी फोटो देखी, तब उनके बारे में उनको देख करके जो वो फील कर रहे हैं, वो सारा यहाँ पे बताया गया कि मेरे सामने जो प्रेमचंद है, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ एक फोटो खिंचवा रखी है और उस फोटो में उन्होंने किसी मोटे कपड़े की, मोटा कपड़ा ज़्यादातर क्या होता है, जैसे खादी का हुआ, सूती कपड़ा हुआ, उस तरह का उन्होंने टोपी पहने हुए हैं, कुर्ता और धोती भी पहने। क्योंकि पहले के समय में आपको पता है कि ज़्यादातर लोग ये जो थे लेखक कवि थे, वो क्या पहनते थे, कुर्ता धोती में ही ज़्यादातर को देखा होगा आपने। तो वो पहने हुए हैं और कनपट्टी चिपकी हुई है, गाल मतलब उन्होंने बहुत सारा तेल, आजकल तेल नहीं लगाते फैशन के मारे, लेकिन उन्होंने बहुत सारा तेल लगा रखा है और जिससे उनके बाल उसे चिपके हुए हैं और गालों की हड्डियां उभर आई हैं। कमजोरी के कारण क्या होता है कि हमारी ये जो हड्डियां वो बाहर दिखने लग जाती हैं। यहाँ पर यानी कि उनके खाने पीने के ऊपर भी बताया गया, पर घनी मूछें उनके चेहरे को हरा भरा बताती है। वैसे तो वो अपनी दुबले पतली काया के हैं, लेकिन मूछों के कारण उनका जो चेहरा है वो भरा हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। पाँव में कैनवास के जूते हैं। कैनवास के जूते समझते हो कैसे होते हैं? जो आप जैसे स्कूल के लिए व्हाइट कलर के शूज पहनते हो ना, कपड़े के जिसको बोलते हैं, समझ गए? वो होता है Yes, ma'am. यानी एक बहुत मोटा कपड़ा, तो वो उसके जूते उन्होंने पहने हुए हैं, जिसके बंद बेतरतीब बंधे। बेतरतीब मतलब तरीके से ना बंधे होना, तरतीब मतलब बिना तरीके के। आप शूलेस बांधते हो तो शूलेस को कैसे बांधते? एक जो नॉट बांधते हो उसमें एक प्रॉपर होता है, मतलब दोनों जो चारों उसका पार्ट होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे, लेकिन उन्होंने जो फीते बांध रखे हैं वो कैसे हैं? ये तरीके से बांधे हुए हैं। लापरवाही से उन उपयोग करने पर बंद के सिरों पर ही लोहे की जाती हैं और छेदों में बंद डालने से परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। इसका अर्थ समझ में आया आपको? इस लाइन का अर्थ नो मैम। नहीं आया? अभी देखो, समझाओ, अपने आप के ऊपर लो। आपके शूज हैं, स्कूल जा रहे हो, जब हम शूज पहनते हैं, जो शूज की लेस होती है वो आगे से क्या होती है, पॉइंट होती है, उनके ऊपर प्लास्टिक की लेयर बंधी होती है, जिससे कि आगे का पॉइंट बना हुआ होता है। याद है? जानते हो ये बात? यस मैम। सभी लोग शूज पहनते हैं, शूज के अंदर जो पॉइंट होता है उसको लेस बांधते हैं, उस लेस के आगे पॉइंट बना होता है, वो प्लास्टिक से रैप किया हुआ होता है ना, जिससे वो क्यों होता है कि जब होल में आप वो फीता डालोगे, लेस डालोगे, तो वो इजीली उस होल में से निकल करके पास आउट अच्छे से हो जाए। तो लेकिन क्या होता है, वो अगर ठीक से आप तरीके से नहीं लगते तो वो प्लास्टिक का आगे का हिस्सा खराब हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। लेकिन फिर आप अगर उन होल्स में से उसको पास आउट करते हो तो वो बिखर जाता है। हुआ है कभी किसी के साथ ऐसा?
नो मैम। नहीं हुआ? चलो, तो अच्छे बच्चे हो, बहुत तरीके से पहनते हो शूज़, है ना। तो उन्होंने बताया कि लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर, बंद के सिरों मतलब जो लेस है, शू लेस है, उसके आगे जो फ्रंट में जो कॉर्नर पे जो होता है, सिरों पर लोहे की पतली पतरे निकल जाती हैं, है ना। पहले क्या होती थी, लोहे की आती थी, लेकिन अब है ना वो प्लास्टिक का रैप आता है, आगे पॉइंट पर प्लास्टिक का रैप आता है, तो वो निकल जाती है और छेदों में बंद डालने और बार बार शूज़ में वो पिरोने से वो तरीका मतलब बिखर जाते हैं आगे का पॉइंट। अब समझ में आ गई इस का लाइन का मतलब? यस मैम। अब तो आ गया। तब बंद कैसे भी कस ली जाते हैं, क्योंकि वो दिन पे दिन खुलती जाती है, रोज खुलती जाती है, तो वो बेतरकीब से हो जाते हैं और उसको बांधने में भी थोड़ा सा प्रॉपरली नहीं बंध पाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, यानी दाहिने पांव कौन सा पांव हो गया आपका? सीधा, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का जो पैर का जूता है वो बिल्कुल ठीक है, मगर बाएं पैर के जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। आपके भी जैसे कभी आपने देखा होगा या आपके संग नहीं तो किसी दूसरे के देखा होगा कि हमारा पैर के जूते में से उंगली या नाखून बड़े होने के कारण आगे का कॉर्नर पे से जूते कहीं से नहीं फटते, या तो उनकी लेस खराब होती है या फिर हमारी जो फिंगर्स हैं, टोज हैं, उस जगह से वो जूता फट जाता है। तो यहाँ पर भी ये बताया गया है कि उनका जो बाएं पैर का जूता था उसमें बड़ा सा छेद हो गया था और उसमें से उंगली बाहर आ रही थी। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। अब देखिए, अटक गई मतलब रुक गई या ठहर गई। क्या होता है कि आप कहीं कोई चीज़ लेने के लिए जाते हो मार्केट में, और जब मार्केट में चीज़ लेने जाते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन कई बार उस चीज़ में अगर कोई नुक्स होता है तो वो हमें फ़ौरन दिख जाता है। मान लीजिए आप कोई कपड़ा लेने गए, है ना, बेडशीट लेने गए, तो वो बेडशीट बहुत सुंदर है, उसका कलर बहुत अच्छा है, साइज़ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसमें छोटा सा दाग लगा होता है तो वो फ़ौरन आपको हाईलाइट हो जाता है, दिख जाता है। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि किसी की अच्छाई हम देखते देखते, है ना। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के बारे में है, आपका फ्रेंड बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी अच्छाई तो आपको पता है, लेकिन आप किसको करोगे पॉइंट आउट? जो उसमें कमियां होती हैं। तो हर इंसान दूसरों में कमियां देखने को मतलब पसंद करता है। तो वैसे ही यहाँ पे लेखक का कहना है कि जैसे ही मैंने उस फोटो को पूरा अच्छे से देखा, उन्होंने पूरा सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने देखा कि बाएं पैर का जूता फटा हुआ है, उंगली बाहर निकल रही है, और उस फोटो में उनकी दृष्टि मतलब नज़र, आंखें उस जगह अटक गई, मतलब रुक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसे होगी। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ व्यंग कसते हुए कह रहे हैं कि जब हम आजकल तो फोटोज़ का बहुत क्रेज़ रहता है हम सभी को कि फ़ोटो खिंचवानी है, तो फ़ोटो में हम चाहते हैं कि बहुत खूबसूरत दिखें, अच्छे से अच्छे दिखें। जब तक अगर फ़ोटो आपकी रियल आ रही है तब तक तो हम ये कहते हैं कि मोबाइल अच्छा नहीं है, आपका कैमरा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हमारी फ़ोटो हम जैसे हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं तो हम किसकी तारीफ़ करते हैं? मोबाइल की तारीफ़ करेंगे और कैमरे की तारीफ़। तुम्हारा कैमरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फ़ोटो आई है। अगर ओरिजिनल फ़ोटो आती है तो आप कहते हैं नहीं, कैमरा सही नहीं है, मोबाइल सही नहीं है, हल्की क्वालिटी का है, कम रेट का है। तो यहाँ पर लेखक का कहना है कि उन्होंने अगर फ़ोटो खिंचवाने के लिए अगर ऐसी पोशाक पहनी है या ऐसी तैयारी की है तो नॉर्मली वो कैसे रहते होंगे। हम जब किसी स्टेज पे, शादी में, पार्टी में या किसी फंक्शन में जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो एक बार चढ़ने से पहले, स्टेज पे चढ़ने से पहले अपने आप को देख लेते हैं, कहीं कपड़े ठीक से हैं कि नहीं, अपडेट है कि नहीं है, या अगर हमारे पास में कोई फ्रेंड खड़ा है तो उसका चश्मा मांग लेते हैं, 1 सेकंड फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी चश्मा दे दो। होता ही नहीं होता ऐसा? बताइए। यस मैम। होता है यस ना, मैम। है ना। या एक बार यार तुम्हारे शूज़ बहुत अच्छे, मैं एक बार शूज़ पहन ले लूँ, या हैट ले लेता हूँ, या टाई ले लेता हूँ। तो इस तरह से हम उसको बहुत ज़्यादा, किस लिए? क्योंकि फ़ोटो 1 सेकंड में आएगी, लेकिन उसको लाख लोग देखेंगे तो आपकी तारीफ़ होगी। लेकिन यहाँ पर जो लेखक का कहना है कि अगर फ़ोटो खिंचवाने में उन्होंने अपने आप की पर्सनैलिटी, अपने आप को इस तरह से रेडी किया है तो वो नॉर्मल तरह से वो कैसे रहते होंगे, तो पहनने की कैसी होगी? नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, ये जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। देखिए, अब ये चीज़ हमें कह रहे हैं
कि आज के दौर में यदि हम फ़ोटो खिंचवाते हैं तो उसकी बहुत अच्छी सी तैयारी करते हैं, लेकिन जो हमारे पुराने लोग हैं, आप अपनी दादी को बोलो, दादा को बोलो, तो वो क्या होंगे, फ़ोटो खिंचवाने के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं, वो जैसी होंगी वो ऐसी कैसे क्लिक करवा लेंगी, क्योंकि उनको अपने आप को शो ऑफ नहीं करना होता। लेकिन हमें अभी जो न्यू जनरेशन है, हमें अपने आप को शो ऑफ करना होता है कि लोग हमें तारीफ़ करें, कमेंट्स आए, लाइक्स आए, हम एफबी पे डालेंगे, वहाँ डालेंगे, स्टेटस पे डालेंगे, तो लोग हमें देखें, हमारी तारीफ़ करें। तो इसीलिए हम अपने आप को दिखावा में ढाल देते हैं, यानी कि हम जैसे हैं उससे अच्छा दिखना चाहते हैं। हम जैसे हैं वैसे नहीं दिखना चाहते, हम जैसे हैं उससे अच्छा दिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी लेखक का कहने का है कि प्रेमचंद के बारे में बताए जा रहे हैं कि जो प्रेमचंद है उन्होंने ऐसा, वो उनकी बता भी रहे अच्छाई भी, और साथ के साथ उन पर व्यंग भी कसते जा रहे हैं कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अलग अलग तरह से अपने आप को पेश करता हो सामने, वो जैसे खुद हैं वैसा ही वैसा फोटो में दिख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? यस मैम। कुछ मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं है? आगे चले? ठीक है। यस मैम। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। वापस से लेखक यहाँ पर प्रेमचंद के चेहरे के ऊपर जाकर के क्या कह रहे हैं? मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ कि क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे साहित्यिक पुरखे भी तुम्हारा जूता फट गया है और उंगलियां बाहर दिख रही है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? अगर हमारे, मान लीजिए हम बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर आए और पता चले कि रास्ते में हमारा जो ड्रेस है कहीं अटक गया है किसी कारण से, या बाई चांस बटन टूट गया है हमारा शर्ट का, तो हमारा पूरा ध्यान क्या रहता है, उसी पर रहता है कि कोई इसके ऊपर कटाक्ष नहीं कर दे, कोई बोल नहीं दे। तो हम थोड़ा सा फ़ोटो खिंचवाने टाइम या बात करते टाइम संकोच फील करते हैं, मतलब थोड़ी सी, मतलब कहीं ना कहीं हिचक होती है हमें कि हमारे में जो चीज़ दिख रही है वो सामने वाले को दिखे न दिखे, लेकिन आप अपने आप ही अंदर सोचोगे कि कोई मेरे को कुछ कह ना दे। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि तुम्हारे को अपने आप को ऐसा फटे हुए जूतों में उंगली जब बाहर दिख रही है, ऐसा देखने पर जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं होता है। ये प्रश्न पूछ रहे हैं, देखो सभी जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती थी? देखिए, दिखावा कौन करता है? जिसको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है ना, कि मैं अच्छा दिखूं। जो अपने आप में अच्छा है, लोग उसकी कपड़ों को नहीं, सीरत, वो होता है ना, सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए। तो प्रेमचंद के बारे में भी हरिशंकर परसाई कह रहे हैं कि जब तुम्हें फोटो खिंचवानी थी, अपने आप को दिखाना था, तो तुम थोड़ा बहुत अपने आप को ये तो देखते कि मैंने क्या पहन रखा है, और अगर तुम्हें ठीक है तुमने फटे हुए जूते पहन भी रखे थे तो अपनी धोती को थोड़ा सा नीचा कर लेते, तो ये तुम्हारे फटे हुए जूते नहीं दिखते। इसके पीछे क्या है कि प्रेमचंद इन सब बातों में विश्वास ही नहीं रखते थे। उन्हें इस तरह ध्यान ही नहीं दिया कि लोग मेरे जूतों को देखेंगे, लोग मुझे कैसा देख करके क्या सोचेंगे, इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। इतना सब होने के बाद में भी तुम्हारा जो फेस है, तुम्हारा जो चेहरा है, उसके अंदर ऐसे लग रहा था कि जैसे तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, और एक कॉन्फिडेंस मतलब फिर भी आपको चेहरे पर दिख रहा था। विश्वास का मतलब हो गया, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि क्या होता है कि हमें संकोच होता है। मान लीजिए आपका एक शर्ट का ऊपर का बटन टूट गया, तो आप किसी प्रोग्राम में जा रहे हो तो आप उस पर अपने घर वालों पे भी गुस्सा कर सकते हो, अपने आप पे भी गुस्सा कर सकते हो, मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मेरे को ये वाली शर्ट नहीं पहननी थी, अब मैं ऐसे कैसे जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे। तो यानी कि आप लोगों को अपने को अच्छा दिखाना चाह रहे हो, लेकिन बटन के कारण आप संकोच फील करोगे। लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद के जूते फटे होने के बाद में भी उनके चेहरे पर विश्वास था, आत्मविश्वास झलक रहा था। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, यानी स्माइल प्लीज बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जब उन्होंने रेडी प्लीज कहा होगा तो हम जब फोटो खिंचवाते हैं तो एक छोटी स्माइल हम फेस पर देते हैं।
दर्द के गहरे कुएं में के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। यानी कि जब तुमसे हंसने के लिए कहा गया तो तुमने मुस्कुराने की कोशिश तो की होगी, लेकिन उसको मुस्कुराने में तुम्हें इतना वक्त लग गया कि जब तक तो फोटो खिंच चुकी थी। विचित्र है कि यह अधूरी मुस्कान यह मुस्कान नहीं, इसके उपहास और व्यंग है कि यानी कि जैसे ही तुमको मुस्कुराने के लिए या रेडी होने के लिए किया और तुमने मुस्कुराने की कोशिश की तो उस कोशिश को पूरा करने से पहले ही फोटो क्लिक हो गई। तो जो तुम्हारी फेस की जो मुस्कान थी वो भी ऐसा लग रहा है जैसे अधूरी हो, जो भी एक व्यंग का प्रतीक मानी जा रही है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ में आ रहा है बेटा चैप्टर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे है इसमें, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहनने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। तुम्हारी इस मुस्कान को देख करके ऐसा लगता है, अगर तुम्हारी फोटो कोई देखे तो ऐसा लग रहा है कि मानो खुद फटे हुए जूते पहने हुए और दूसरे को देख करके वो मुस्कुरा रहा है। फोटो ही खींचना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचवाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। अब यहाँ पे केवल एक हरिशंकर परसाई एक फोटो के माध्यम से प्रेमचंद के बारे के जीवन को, उनके जो व्यवहार है, उनका जो नेचर, उसके बारे में पूरी टिप्पणी की गई है कि अगर तुम्हें फोटो ही खिंचवानी थी तो क्या करना था, या तो फोटो खिंचवाते तो ढंग से खिंचवाते और या फिर फोटो ही नहीं खिंचवानी चाहिए थी। फोटो न खिंचवाने से क्या बिगड़ता था? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारी पत्नी की जिद के कारण तुमने वो फोटो खिंचवाई होगी कि ठीक है चलो भाई खींचना चाहते हो खींच लो। ठीक है बेटा, टाइम का बता देना। शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा। मैम अभी टाइम है। ओके बेटा, अगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने के लिए को भी जूता न हो, मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हें अगर फ़ोटो खिंचवानी ही थी और तुमने इस तरह के तुमने जो फ़ोटो खिंचवाई तो तुम्हारी इस तरह के फ़ोटो देख करके मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। जिसने खिंचवाई उसको तकलीफ़ नहीं है, लेकिन देखने वाले को तकलीफ़ हो रही है। इस तरह इस चीज़ को आप इस तरह से समझ सकते हो। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसकी फ़ोटो आप देखते हो और उसमें कोई ऐसी चीज़ देख लेते हो तो उस पर हम उस विषय पर टिप्पणी करते रहते हैं। होता है ना कई बार कि उस दोस्त के बारे में या उस फ्रेंड के बारे में हम टिप्पणी करते हैं, देखो ऐसे था, ऐसा लग रहा था या ऐसी लग रही थी, उसको हेयर स्टाइल ऐसे कर लेनी चाहिए थी, उसने मेकअप ऐसा क्यों किया। तो इसी तरह से यहाँ पर टिप्पणी की जा रही है उनकी उस फोटो पर। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। देखिए, जब हम किसी चीज़ को अंदर से फील करते ना, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना नेचर बना लेते हैं। अगर हमको किसी को शो ऑफ करना होता है तो हम उस चीज़ के लिए किसी से कोई चीज़ उधार मांगने में भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते कि आप अपना मुझे चश्मा उधार दे दो या हैट उधार दे दो या थोड़ा सा स्टाइल में मुझे खड़ा होना है तो मुझे जैकेट दे दो। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर या तो है, और दूसरी बात ये है कि फ़ोटो खिंचवाने का क्या महत्व होता है। कुछ लोग होते हैं कैसे भी फ़ोटो खिंचवा लिए, और कुछ लोग होते हैं कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत सारे प्रिपरेशन करते हैं। क्यों? कि वो उस फ़ोटो को खिंचवाने के पीछे उनका कुछ मंतव्य रहता है कि लोग मुझे देखें, लोग मुझे जानें, लोग मुझे अच्छा बोले, अच्छे कमेंट्स मुझे मिले। लेकिन उस समय तो कमेंट्स वगैरह का तो ज़माना था नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने नॉर्मल एक फ़ोटो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, मैं क्या हूँ वो अपने आप में हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर हरिशंकर परसाई कहते हैं कि तुम मुझे लगता है कि फ़ोटो खिंचवाने का महत्व को ही नहीं समझते हो। लोग तो मांगे कि हाँ, देखिए आगे देखो, वही बात आ रही है जो मैंने अभी आपको समझाई थी। किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते हैं लोग, तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं। वर दिखाई का मतलब होता है कि जब विवाह, शादी, हाँ, शादी वगैरह का समय जब आपके परिजन मिलने आते हैं तो क्या होता है कि साहब हमारे बच्चे को देखने वाले आ रहे हैं तो आप अपना कोट मुझे उधार दे दो, बच्चा
कोट पहन के बैठेगा। तो इसलिए कि इतने बड़े, जबकि शादी का काम इतना बड़ा होने के बाद में भी वो कोट मांग सकते हैं, और तुम्हें तो 1 सेकंड के लिए फोटो, वो मतलब फोटो खिंचवाने के लिए चाहिए था, तो तुम किसी से जूते उधार ले लेते। और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। जब शादी वगैरह होती है तो आप देखते हो ना कि एक व्यक्ति के पास तो इतनी सारी गाड़ियां वगैरह नहीं होती, तो क्या कहते हैं, तुम अपनी गाड़ी लिया ना, उसमें इतने जने बैठ जाएंगे, एक गाड़ी वो ले आएगा, एक गाड़ी वो ले आएगा, उसमें 5 जने उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरह से। इसलिए यहाँ कहा है कि लोग तो मांगे की मोटर से बारात निकाल लेते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक भी मांग ली जाती है, तुमसे जूता ना मांगते बना। अब यहाँ पे भी व्यंग कसा जा रहा है, बीवी मांग ली जाती के मतलब जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं तो देखते ना कि एक फोटो मेरी भी इनके साथ खिंचवा दो, एक फोटो मेरी भी इनके साथ खींच दो। तो इस तरह से यानी अपनी पत्नी के होते भी दूसरे लोग एक दूसरे की पत्नी के साथ में फोटो खिंचवाते हैं, केवल अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, दिखावा करने के लिए। और तुमने 1 सेकंड के लिए जूता भी किसी से उधार नहीं मांगा। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते। अब देखिए यहाँ पे भी कमेंट है कि लोग तो जब फोटो खिंचवाते हैं तो अपने आप को परफ्यूम लगाते हैं, है ना, या डियो लगाते हैं। किस लिए? उनको लोग क्या, अब जबकि जब फोटो क्लिक होती है तो कोई उसमें से खुशबू थोड़ी आएगी, लेकिन लगता है कि हम हैंडसम, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ जाता है उस समय, इसीलिए लोग स्प्रे करके अपने आप को फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ सके। अब क्या फोटो खिंचवाने से खुशबू आती है कि स्प्रे करने से? नहीं आती ना। नो मैम। लेकिन आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आप अपने आप को ये खुश होते हो कि अरे मैं स्प्रे कर लिया तो मेरे में से खुशबू आ रही है। मैं तो इस तरह से अपने आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लोग जो है इत्र लगा करके, इत्र मतलब होता है परफ्यूम लगा करके फोटो खिंचवाते हैं। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। खुशबू देने का मतलब होती है कि लोग उसकी तारीफ करते हैं। और आजकल तो आपने देखा होगा कि मोबाइल में बहुत सारे ब्यूटी और ये कौन कौन से ऑप्शंस आ गए हैं कि उससे कैसा भी व्यक्ति हो बहुत खूबसूरत लगने लग जाता है। टोपी 8 आने में मिल जाती है, देखो ये चीज को समझो, टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए में से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर हो जाती है। अब यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा है लेखक कहता है कि उस समय ऐसे हजारों और इसमें गिनती में नहीं होता था, बल्कि क्या होता था, टोपी 8 आने, 1 आना, 2 आना, 3 आना, इस तरह से चलती थी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो टोपी की कीमत थी उस समय 8 आने रही होगी। 8 आने का मतलब होते हैं अठन्नी। अठन्नी किसको बोलते हैं? 50 पैसे को। 50 पैसे। चवन्नी बोलते हैं 25 पैसे को। पहले आप तो 25। आपने तो नहीं देखे होंगे, आपके मम्मी पापा ने देखे होंगे। मैम मेरे पास है आपके पास? ओके। तो 25 पैसे, 50 पैसे, जब हम छोटे थे आपके जितने, तो 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, इस तरह से चलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि टोपी तो 8 आने में मिल जाती हैं और जूते उस जमाने में 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? कि जूतों की कीमत 4 रुपए या 5 रुपए से कम नहीं होती थी। 5 रुपए, आज तो 5 रुपए कोई वही मायने नहीं रखता, लेकिन उस समय 5 रुपए का भी इतने मायने थे कि जूतों की कीमत टोपी से ज्यादा थी। और आज के समय में भी है, टोपी को लोग सस्ता मानते थे और जूतों को महंगा। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। देखा होगा आपने कि अगर आप एक हैट लेने जाओगे, है ना, तो हैट तो आ जाएगी आपकी 100-200 में, लेकिन अगर शूज़ लेने जाते हो तो शूज़ की कीमत हज़ारों में, 2-4 हज़ार के शूज़ आते हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जूते की कीमत हमेशा टोपी से ज़्यादा ही रही है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर हो सकती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातित मूल्य के मारे हुए हो। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है, जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राटकार और युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते हो, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। वैसे तो तुम बहुत बड़े भाई। अब ये देखो ना, इस चीज को इस तरह से ऐसे समझो कि जो व्यक्ति
के बारे में क्या बताया है कि तुम्हारा जब मैं फटा हुआ जूता देखता हूँ तो मुझे ये बात बहुत चुभती है। क्यों चुभती है? कि तुम एक महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, और भी ना जाने क्या क्या चीज़ कहलाते हो, और तुम्हारा जूता फटा हुआ है। यानी कि तुम इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति हो, तो तुमने ये नहीं सोचा कि मैंने जब इतना कुछ लिखा है, लोग मुझे जानेंगे, और इतने ही लोग जब मुझे देखेंगे और मेरे फटे हुए जूतों को देखेंगे तो क्या सोचेंगे, इतना भी तुमने नहीं सोचा। यानी कि इसका मतलब समझ में आया कि प्रेमचंद कभी दिखावे पे विश्वास नहीं रखते। वो ये नहीं देख रहे कि मुझे इतने लोग जानते हैं तो मेरे उस फटे हुए जूते को देख करके मेरी निंदा करेंगे, बल्कि वो जानते हैं कि मेरा काम क्या है, लिखना, और अगर मैंने बहुत अच्छा लिखा है या बहुत कुछ ऐसा लिखा है जिससे परिवर्तन आ सकता है तो लोग मुझे उससे पसंद करेंगे, मेरे जूतों का उसमें कोई महत्व नहीं है। मेरा हो गया, ओके ठीक है। यहाँ से हम कल करेंगे, एक बार राइट लगा लीजिए आपकी बुक में। ओके, क्लियर? हरिशंकर परसाई का भी जूता खराब है, देखो। हरिशंकर परसाई का जूता भी खराब है? कहाँ खराब है मैम? उसका नीचे से तला घिसा हुआ है, वो बोल रहा है कि अच्छा, मेरा हाँ, पैर वो आगे घिसता है लेकिन आएगा। अंगूठा नहीं दिख रहा। हाँ, वो आगे आएगा, वो कल समझाऊंगी। यहाँ तक तो समझ में आ गया पूरा आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके।